बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। गौहर पब्लिशर्स की जानिब से खुशामदीद। हमारा स्लोगन है रीडिफाइनिंग द ज्योग्राफी ऑफ एजुकेशन थ्रू डिजिटल रिसोर्सेज फॉर कंसेप्चुअल। मेरा नाम साजिदा नूर है। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम गौहर निदाए उर्दू जमात हश्तम के सबक नंबर 19 कुदरती आफात को शुरू करने जा रहे हैं। तो आइए चलते हैं हासिलाते ताल्लुम की जानिब। प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो लेक्चर के बाद आप इस काबिल हो जाएंगे कि मुख्तलिफ समई ज़राए से कहानी, नज़्म, वाक़या, तकरीर, ऐलान, खुतबा, गुफ्तगू, ख़बर, ड्रामा, हदायत और फीचर सुनकर निशानदही कर सकें, तवील इबारत को दुरुस्त तलफ़्फ़ुज़ के साथ पढ़ सकें। तो प्यारे बच्चों, आज का सबक शुरू करने से पहले मैं आपसे कुछ सवाल पूछना चाहूँगी। मेरा पहला सवाल है, कुदरती आफात के हवाले से आप क्या जानते हैं? जी बिल्कुल दुरुस्त जवाब है आपका। सैलाब, ज़लज़ला, सुनामी, तूफ़ान, ये सब कुदरत के काम हैं, इनको कुदरती आफात कहते हैं। मेरा दूसरा सवाल है, आफत किसे कहते हैं? बिल्कुल सही जवाब है आपका। कभी कभी इंसानों की गलती या कुदरत की मर्जी से कोई निज़ाम ख़राब हो जाता है और ज़मीन और इंसानों के लिए तबाही का बायस बनता है, इसको आफत कहते हैं। तो प्यारे बच्चों, आइए चलते हैं ख़ास अल्फाज की जानिब। सबक शुरू करने से पहले हम ख़ास अल्फाज और उनके मानी जानेंगे ताकि सबक का मफ़हूम समझने में हमें आसानी हो। नुकसान दे, नुकसान पहुँचाने वाली, मुहतात, एहतियात करने वाला, जानलेवा, हलाक करने वाला, अवामिल, असबाब या वजूहात, ज़राअत, काश्तकारी या खेती बाड़ी, नशेबी इलाके, ऐसे इलाके जो निस्बतन गहराई में वाक़ हों। आफात के मानी हैं मुसीबतें, तबाही, बर्बादी, ग्लेशियर, बर्फ़ के जमे पहाड़। वसाइल के मानी हैं ज़राए। अरे बच्चों, आइए शुरू करते हैं सबक की बुलंद ख़ानी। सबक का नाम है कुदरती आफात। अल्लाह ताला ने ये ज़मीन इंसानों के लिए बनाई है। इंसानों की ज़रूरियात के मुताबिक इस ज़मीन पर हर तरह के वसाइल पैदा किए हैं। पहाड़, दरिया, समंदर, बादल, दरख्त और इस तरह की बेशुमार नेमतें हैं जो इंसान के ज़िंदा रहने के लिए इंतहाई ज़रूरी हैं। ये तमाम नेमतें इंसान तक अल्लाह ताला के बनाए हुए निज़ाम के तहत पहुँचती हैं। समंदर के पानी से बादल उठते हैं जो फ़ज़ा में जमकर पानी के कतरे बनते हैं और फिर पहाड़ों पर बरसते हैं। पहाड़ों की चोटियों से पानी उतरता है और मैदानों से गुजरता हुआ फिर समंदर में जा गिरता है। इसी तरह इंसान की खुराक का भी कुदरती निज़ाम मौजूद है। कुदरत ने ये सारे निज़ाम एक तवाज़ुन से बनाए हैं और खुदकार तरीके से चलते रहते हैं। अभी ऐसा भी होता है कि इंसानों की गलती या कुदरत की मर्जी से कोई निज़ाम ख़राब हो जाता है और ज़मीन पर इंसानों की ज़िंदगी के लिए ख़तरा बन जाता है। पहाड़ों पर बर्फ़ ज़्यादा पिघल जाए या ज़्यादा बारिश हो जाए तो सैलाब आते हैं जो बस्तियां बहाकर ले जाते हैं। ज़मीन के नीचे होने वाली तब्दीलियां ज़लज़ले का बायस बनती हैं और ज़लज़ले से शहरों में तबाही आ जाती है। यही ज़लज़ला समंदर में आए तो समंदर का पानी खुश्की पर आ जाता है, जिसे सुनामी कहते हैं। ये सब कुदरती आफात, ये कुदरत के बनाए हुए निज़ाम में किसी भी चीज़ की कमी या ज़्यादती की वजह से आती हैं। ये कुदरती आफात सिर्फ इंसानों के लिए ही नहीं बल्कि जानवरों और पौधों के लिए भी नुकसानदेह साबित हो सकती हैं। कुछ बरसों से ये देखने में आ रहा है कि जंगलों में आग भड़क उठती है। जंगलों में गर्मी से भड़क उठने वाली ये आग अक्सर जंगली हयात के लिए तबाहकुन साबित होती है। सवाल ये पैदा होता है कि क्या हम इन कुदरती आफात को रोक सकते हैं? तो प्यारे बच्चों, इस पैराग्राफ में हमने मुख्तलिफ कुदरती आफात के बारे में पढ़ा। सैलाब कैसे आते हैं, ज़लज़ला किस तरह से आता है और सुनामी किसको कहते हैं और इससे नुकसानात किस तरह से होते हैं। जंगलों में आग भड़क उठती है जिससे ना सिर्फ इंसान बल्कि बहुत सी जंगली जानवर और हैवानात भी मुतासर होते हैं। तो ये कुदरत के निज़ाम हैं, लेकिन इसमें कहीं कहीं इंसान की अपनी सरगर्मियां भी शामिल होती हैं जिनकी वजह से ये कुदरती आफात आती हैं और इनके बारे में हम अगले पैराग्राफ में पढ़ेंगे कि किस तरह से इंसान की सरगर्मियां इन सब कुदरती आफात का बायस बनती हैं। जी तो प्यारे बच्चों, आइए आप सबक का दूसरा पैराग्राफ शुरू करते हैं। इस सवाल का जवाब बहुत मुश्किल है। कुदरती आफात को रोका नहीं जा सकता।
अल्लाह ताला की बनाई हुई इस ज़मीन में और इसकी सतह पर बहुत से ऐसे अवामल होते हैं जो इंसान के इख्तियार में नहीं। आंधियाँ, तूफ़ान, बारिशें कुदरत की मर्ज़ी से आती हैं। पुराने ज़माने में लोग कुदरती आफात का सबब नहीं समझ पाते थे और समझते थे कि कोई ऐसी ताकतें हैं जो इनसे नाराज़ हैं, इसलिए ये आफात आ रही हैं। इसीलिए वो लोग सूरज और चांद सितारों की पूजा करते थे कि वो समझते थे कि ये हमारे खुदा हैं जो हम पर अपना गज़ब नाज़िल करते हैं। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पर हमने पढ़ा कि कुदरती आफात को रोका नहीं जा सकता क्योंकि ये कुदरत की तरफ से हैं। पुराने ज़माने में लोग इस चीज़ को नहीं समझते थे, तो इसी वजह से उनका ये ख्याल था कि ये हमारे खुदाओं की जानिब से हमारे ऊपर कोई अजाब है, तो इसीलिए वो सूरज, चाँद, सितारों को खुश करने के लिए उनकी इबादत करते थे ताकि उनके ऊपर ये अजाब नाजिल ना हो। लेकिन जदीद साइंस क्या कहती है, आइए पढ़ते हैं। लेकिन जदीद दौर का इंसान ज़मीन के हर निज़ाम का मुताला कर चुका है और ये समझ चुका है कि ये सब निज़ाम कैसे चलते हैं। जदीद दौर के इंसान तमाम तरक्की के बावजूद इन कुदरती आफात को रोक तो नहीं सकते, लेकिन इनकी शिद्दत में कमी ज़रूर ला सकते हैं और ऐसे इकदाम कर सकते हैं कि इनसे बचाव मुमकिन हो सके और कुदरती आफत की सूरत में कम से कम नुकसान हो। यानी कि जदीद दौर में हमें मुताला करने से ये पता चल गया है कि ये कुदरत का निज़ाम है, ये सब कुछ होता है और ये सब कुछ होना ही है, लेकिन इसके नुकसान की शिद्दत को कम से कम किया जा सकता है। मिसाल के तौर पर सैलाब एक कुदरती आफत है। पुराने ज़माने में लोग बारिशों के निज़ाम से वाकिफ़ नहीं थे, इसीलिए नहीं जानते थे कि सैलाब क्यों और कैसे आते हैं और हम इनसे कैसे महफूज रह सकते हैं। मौजूदा दौर में हम जानते हैं कि सैलाबों की क्या वजूहात हैं। बारिश का पानी पहाड़ों की चोटियों पर सर्दी से जमकर बर्फ़ानी तोदों की शक्ल इख्तियार कर लेता है। ये बर्फ़ानी तोदे इतने बड़े होते हैं कि खुद पहाड़ बन जाते हैं। इन्हें ग्लेशियर कहा जाता है। ये ग्लेशियर सूरज की गर्मी से पिघलते हैं और पानी पहाड़ों से नीचे आता है। अगर सूरज की हिद्दत में इजाफा हो जाए तो ये बर्फ़ ज़्यादा पिघल जाती है और सैलाब का ख़तरा बढ़ जाता है। तो प्यारे बच्चों, पुराने ज़माने के लोगों को क्योंकि बारिश के निज़ाम का नहीं पता था, इसलिए वो समझते थे कि ये हमारे खुदाओं की जानिब से कोई अजाब है। लेकिन अब हमें ये पता चल गया है कि जब बर्फ़बारी होती है तो पहाड़ों पर बर्फ़ जम जाती है। गर्मियों के मौसम में वो बर्फ़ पिघलती है तो वही पानी जब ज़्यादा मिकदार में आता है तो सैलाब का बायस बनता है। ज़मीन का दर्जा हरारत बढ़ने की वजह से भी ये ग्लेशियर पिघलना शुरू हो जाते हैं। यानी कि जब ज़मीन का दर्जा हरारत बढ़ता है तो ग्लेशियर पिघलते हैं और पानी जो है वो सैलाब की सूरत में मैदानी इलाकों की तरफ बढ़ता है। इस तरह गैर मुतवक्का तौर पर ज़्यादा बारिशें भी सैलाब का बायस बनती हैं। ये सैलाब दरियाओं के किनारों से निकलकर बस्तियों में फैल जाता है, लेकिन जिस जगह जंगल और दरख्त ज़्यादा हों वहाँ सैलाब की शिद्दत कम हो जाती है, इसलिए कि दरख्त पानी के तेज़ बहाव को रोकते हैं और उनकी जड़ें ज़मीन के कटाव के ख़िलाफ़ मज़ाहमत करती हैं। इसका नतीजा ये होता है कि जहाँ दरख्त हों वहाँ सैलाब की शिद्दत कम होती है। इसका मतलब ये है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा दरख्त लगाएं तो सैलाब के नुकसान से बच सकते हैं। सैलाब से बचने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ ये है कि हमें बर वक्त खबर मिल जाए कि सैलाब आ रहा है। तो प्यारे बच्चों, इस पैराग्राफ में हमने पढ़ा कि सैलाब की शिद्दत को कम कैसे किया जा सकता है, ज़्यादा से ज़्यादा दरख्त लगाकर, क्योंकि दरख्त पानी के बहाव को रोकते हैं और दरख्तों की जड़ें ज़मीन में मजबूती से गड़ी होती हैं, तो ज़मीनी कटाव की सूरत में इस मज़ाहमत को, इस कोशिश को रोकती हैं कि ज़मीनी कटाव जो है वो कम से कम हो। तो जहाँ पर ज़्यादा दरख्त और जंगलात होते हैं वहाँ पर सैलाब भी कम होते हैं। तो अब हमने करना क्या है, ज़्यादा से ज़्यादा दरख्त लगाने हैं ताकि सैलाबों की सूरत में बचा जा सके। और दूसरी चीज़ जो बहुत अहम है वो अब हम पढ़ेंगे, वो क्या है कि हमें बर वक्त खबर मिल जाए कि सैलाब आ रहा है। बाज़ लोग सैलाब आने की खबर सुनकर भी अपने घर नहीं छोड़ते, इसलिए कि उन्होंने इतना भारी सामान इकट्ठा किया होता है कि जल्दी में उठाया ही नहीं जाता। इसीलिए कहते हैं कि सैलाब वाले इलाकों में घर बनाया जाए तो इतना ही सामान रखना चाहिए जो जल्दी और आसानी से उठाया जा सके। अगर सैलाब की बर वक्त खबर मिल जाती है तो घर को खाली कर देना चाहिए। इसके लिए ज़रूरी ये है कि उतना सामान होना चाहिए जितना उठाने में आसानी हो, ताकि हम फौरी तौर पर वहाँ से नकलो हरकत करते हुए सैलाब
کے نقصانات سے بچ سکیں۔ سیلاب کی خبر ملتے ہی محفوظ مقامات پر منتقل ہو جانا چاہیے، اور اگر خدا نخواستہ کوئی شخص سیلاب میں پھنس جائے تو اسے چاہیے کہ کسی اونچی اور محفوظ جگہ پناہ لے اور امداد کا انتظار کرے۔ سیلابی پانی میں اترنے کی جلدی نہیں کرنی چاہیے۔ بعض اوقات ہمیں اندازہ نہیں ہوتا کہ پانی کتنا تیز ہے اور وہ پانی ہمیں بہا کر لے جاتا ہے۔ کچھ لوگ اپنے مویشیوں کے ساتھ سیلاب سے گزرنے کی کوشش کرتے ہیں، یہ کوشش خطرناک ثابت ہو سکتی ہے۔ تو پیارے بچوں، سیلاب سے بچنے کے طریقے ہم نے یہاں پر پڑھے کہ جیسے ہی سیلاب کی خبر ملے فوراً وہاں سے نقل مکانی کر لینی چاہیے، اور اگر کوئی شخص پانی میں پھنس جاتا ہے تو وہ اونچی جگہ یا اونچے درخت پر چڑھ جائے، سیلاب کے پانی میں اترنے کی کوشش نہ کرے۔ بعض لوگ ایسا کرتے ہیں کہ وہ اپنے جانوروں کے اوپر سوار ہو کر پانی سے گزرنے کی کوشش کرتے ہیں، تو یہ نقصان دہ ہے۔ اس سے نہ صرف اس کی اپنی جان کو خطرہ ہوتا ہے بلکہ اس کے جانور بھی مر سکتے ہیں۔ سیلاب زدہ علاقوں میں پانی کے ساتھ جنگلی جانور اور خطرناک کیڑے اور سانپ وغیرہ بھی آ جاتے ہیں، ان سے محتاط رہنا بھی بہت ضروری ہوتا ہے۔ جن علاقوں میں سیلاب آتا ہے وہاں اکثر وبائی امراض پھوٹ پڑتے ہیں۔ سیلاب کے دوران اور سیلاب اترنے کے بعد بھی ہمیں صفائی اور بیماریوں سے بچاؤ کے لیے بہت احتیاط سے کام لینا چاہیے۔ تو پیارے بچوں، یہاں ہم نے دیکھا کہ سیلاب کے دوران خطرناک کیڑے مکوڑے اور حشرات جو ہیں وہ بھی پانی میں آ جاتے ہیں، اور سیلاب ختم ہونے کے بعد بھی بہت سی بیماریوں کے پھیلنے کا خدشہ ہوتا ہے۔ تو ایسی صورتحال میں ہمیں چاہیے کہ ہم صفائی کا سب سے زیادہ خیال رکھیں۔ محکمہ موسمیات والے ہمیشہ آنے والی قدرتی آفات کے بارے میں خبردار کرتے رہتے ہیں، اور جن قدرتی آفات کے بارے میں پیش گوئی ہو سکتی ہو ان کے بارے میں بتاتے ہیں۔ خاص طور پر جو شہر سمندر کے کنارے ہیں انہیں سونامی سے محفوظ رکھنے کے لیے سمندری طوفانوں پر نظر رکھی جاتی ہے، یعنی کہ محکمہ موسمیات سمندری طوفانوں کے بارے میں باخبر ہوتا ہے، سمندری لہروں پر نظر رکھی جاتی ہے تاکہ اس شہر کو سونامی سے بچایا جا سکے، اور طوفان آنے سے پہلے ساحلی علاقے خالی کرا لیے جاتے ہیں۔ زلزلے کی پیش گوئی کرنا مشکل ہوتا ہے، لیکن اب جدید ٹیکنالوجی کی مدد سے سائنسدان یہ اندازہ لگانے میں کامیاب ہو جاتے ہیں کہ زمین کی تہوں میں کوئی ایسی تبدیلی تو نہیں آ رہی جو زلزلے کا سبب بن جائے۔ اس ٹیکنالوجی کی وجہ سے بہت سے علاقوں میں زلزلہ آنے سے پہلے کچھ نہ کچھ انتظامات ضرور کر لیے جاتے ہیں۔ جاپان کے بعض علاقے ایسے ہیں جہاں باقاعدگی سے زلزلے آتے رہتے ہیں۔ اس مشکل کا حل یہ نکالا گیا ہے کہ ایسے مکانات تعمیر کیے جاتے ہیں جو زلزلہ برداشت کر سکیں۔ تو پیارے بچوں، یہاں ہم نے دیکھا کہ زلزلے کے بارے میں محکمہ موسمیات بھی پیشگوئی کر دیتا ہے کہ آثار ہیں زلزلہ آنے کے، اور اس سے پہلے یعنی کہ کوئی حتمی خبر نہیں ہوتی، لیکن کچھ آثار ہوتے ہیں جن سے وہ باخبر ہو جاتے ہیں، اور ان علاقوں سے لوگوں کو نکال لیا جاتا ہے، اور کچھ ایسے اقدامات کیے جاتے ہیں جن کی مدد سے کم نقصان ہو سکے۔ مثال کے طور پر جاپان میں کیونکہ زلزلے زیادہ آتے ہیں تو وہاں پر ایسے گھر بنائے جاتے ہیں جو زلزلہ برداشت کر سکیں۔ پاکستان بھی دوسرے ممالک کی طرح قدرتی آفات سے محفوظ نہیں، یعنی کہ پاکستان میں بھی قدرتی آفات آتی رہتی ہیں، کبھی سیلاب آ گیا، کبھی زلزلہ، اور کبھی سونامی، اور کبھی طوفان وغیرہ۔ ہمارے شمالی علاقوں میں کوہ ہمالیہ کے سلسلے ہیں جو دنیا میں بلند ترین پہاڑی چوٹیوں میں شمار ہوتے ہیں۔ یہ پہاڑی چوٹیاں سارا سال برف سے ڈھکی رہتی ہیں، اور برف کے پگھلنے سے آنے والا پانی دریاؤں سے گزرتا ہوا سندھ اور بلوچستان کے ساحلوں تک پہنچ کر سمندر میں شامل ہو جاتا ہے۔ یہ دریا اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہیں، اور ان کی بدولت پاکستان میں زراعت اور کھیتی باڑی ممکن ہوتی ہے، لیکن کبھی کبھی یہی پانی رحمت کی بجائے زحمت بن جاتا ہے۔ شمالی علاقوں کی پہاڑی چوٹیوں سے اترنے والا پانی جب سیلاب کی صورت اختیار کرتا ہے تو بڑی تباہی لاتا ہے۔ تو پیارے بچوں، اس پیراگراف میں ہم نے پاکستان میں بہنے والے دریاؤں کے بارے میں پڑھا کہ جب کوہ ہمالیہ کے سلسلے پر برف پگھلتی ہے تو وہاں سے پانی دریا سندھ سے ہوتا ہوا دریا سندھ اور بلوچستان کے ساحلی کناروں پر جا کر سمندر میں مل جاتا ہے۔ یہ دریا ہمارے لیے بہت اہم ہے، جیسا کہ آپ جانتے ہیں
کہ ہماری زراعت کا زیادہ تر انحصار انہی دریاؤں کے بہنے پر ہے، انہی دریاؤں کے پانی پر ہے، لیکن سیلاب کی صورت میں جب ان دریاؤں میں پانی زیادہ آ جاتا ہے اور بند ٹوٹ جاتے ہیں تو پھر بہت بڑی تباہی کا باعث بنتا ہے، یہی رحمت ہمارے لیے زحمت بن جاتی ہے۔ پیارے بچوں، امید ہے کہ آپ کو آج کا یہ ویڈیو لیکچر بہت اچھی طرح سے سمجھ آ گیا ہوگا۔ اپنے سبق کو دہرانا مت بھولیے گا۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں اگلے لیکچر کے ساتھ پھر ملیں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔